अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स एक दुर्लभ गर्भावस्था से पीड़ित 30 वर्षीय महिला की मीरा रोड के वॉकहार्ट अस्पताल सफलतापूर्वक प्रसव किया गया। 20 मिनट में डॉक्टर ने महिला की प्रसूति की। ऐसी स्थिति में महिला के बच्चे की जान बचाने में डॉक्टरों को सफलता हासिल हुई। वॉकहार्ट अस्पताल के सलाहकार स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजश्री तायशेते और सलाहकार नियोनेटोलॉजिस्ट बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीतू मुंदरा के नेतृत्व में अन्य एक डॉक्टर की टीम ने समय से पहले जन्मे बच्चे की जान बचाई। बोरीवली की 30 वर्षीय महिला रीता धाराविया को समय से पहले प्रसव पीड़ा के कारण अस्पताल दाखिल किया गया था। योनि परीक्षण करने महिला को अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स निदान हुआ। ऐसी स्थिति में मामा केयर के माध्यम से समय से पहले जन्मे बच्चे की जान बचाई गई। 30-year-old mother. So we have on panel Dr. Pankaj, Dr. Rajshri, gynecologist, Dr. Neetu, she is an NICU expert, and the parents. So Dr. Pankaj will start with the. I think it would be better if we start with the clinicians. Only thing is जो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो हम अभी डिस्कस करेंगे हमारे डॉक्टर्स और आगे बच्चे के मदर फादर भी, कि ये जो इस तरह का जो सिनेरियो रहता है या कॉम्प्लिकेशन रहता है वो बहुत रेयर होता है। अगर आप वर्ल्ड डेटा देखेंगे तो 1000 लोगों में 1 to 6 पेशेंट्स ओनली हैव इट, विच इज़ ऑलमोस्ट 1% के करीब लोगों को ही ऐसा होता है। तो इसको प्रॉपरली मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, खासकर बच्चे की वेलबींग के लिए और फ्यूचर के लिए भी। रेस्ट आई थिंक आवर डॉक्टर्स आपको ज़्यादा समझा पाएंगे उन्होंने कैसे मैनेज किया, और फिर आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर पाएंगे बच्चे के पेरेंट्स। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर राजश्री तायशेते भसाड़े है। मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ। मैं वॉकहार्ट हॉस्पिटल मीरा रोड में काम करती हूँ। 27 तारीख को दोपहर के टाइम पे सडनली मुझे रीता को रेफ़र किया गया था। ये बोरीवली के रहने वाले हैं और उनको इमरजेंसी में भेजा था। उनका 7वें महीने में ही पानी छूटा था। नॉर्मली प्रेगनेंसी 9 महीने की होती है और 9 महीने के एंड में पानी छूटता है या लेबर पेन होता है, बट इनका केस में प्रीटर्म लेबर बोलते हैं वो सिचुएशन था। तो 7वें महीने में ही इनका पानी छूट गया था, तो इसलिए इनको हम वॉकहार्ट में भेजा था। और जब मैंने चेक किया तो उनका पानी के साथ वो उनका रास्ता भी खुल गया था, और साथ में जो नाल बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, जो बेबी को माँ से जोड़ता है, जहाँ से बेबी का ब्लड फ्लो आता है, जो बेबी गर्भ में है वो टाइम पे बेबी को हर चीज़ जो खाना है, न्यूट्रिशन है, ऑक्सीजन है, वो माँ से मिलता है। और वो माँ का कनेक्ट बेबी का प्लासेंटा और कॉर्ड मतलब नाल से होता है, और वो नाल ही ये बेबी की बाहर आ गई थी। ये सिचुएशन बहुत रेयर है, जैसे सर ने बताया, हम बहुत रेयर केसेस ये देखते हैं। बहुत बार ये डायग्नोज भी नहीं कर पाते, और इसका प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे ये नाल बाहर आती है और अगर उसको कोई भी स्टिमुलेशन होता है तो उसमें वो एक रिफ्लेक्स के द्वारा वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। कंस्ट्रिक्ट मतलब ये नाल में रहते ब्लड वेसल्स, और अगर वो बंद हो गए तो बेबी का ब्लड फ्लो पूरा चला जाता है। वो हमने ये केसेस, बहुत ऐसे केसेस में बच्चा IUFD होने का मतलब डेथ होने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। ये चीज़ जैसे ही मुझे समझ में आई, मैंने इनके हस्बैंड थे वहाँ पे, उनको बताई। उन्होंने तुरंत बोला कि जो कुछ भी आपको सही लगे आप करो, आपका पूरा, मैं आपके साथ हूँ। एंड हमने विदिन 3 मिनट्स ये पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लिया। ऑपरेशन थिएटर में लेते समय तक बच्चे का हार्ट बीट ड्रॉप हो चुका था। जो बच्चे का पेट में, माँ के पेट में हार्ट रेट रहता है वो अराउंड 140 रहता है, 140-160 रहता है। ये बेबी का हार्ट बीट 100 तक आ गया था। तो ऐसे सिचुएशन में अगर जल्दी डिलीवरी नहीं करते तो हम शायद आज ये सब नहीं बोल पाते, ये सब सक्सेसफुल स्टोरी नहीं बोल पाते। तो वो सिचुएशन में बेबी को हमने तुरंत डिलीवर किया है। डॉक्टर नीतू थे, उनका एक्सपर्टीज बहुत काम आए, क्योंकि ये बच्चा ऑलरेडी अंदर ऑक्सीजन के लिए जूझ रहा था, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। आप सोचो अगर हमें 10 मिनट के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारी क्या हालत होगी। वही इस बेबी के साथ हो रहा था। उसको वो सिचुएशन से बाहर लाने का काम डॉक्टर नीतू ने किया है। डॉक्टर नीतू प्लीज़ बताइए।
नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नीतू मुंदड़ा है। मैं NICU इंचार्ज हूँ वोकहार्ट मीरा रोड में। आई एम ए पीडियाट्रिशियन, न्यूनेटोलॉजिस्ट एंड लैक्टेशन कंसल्टेंट। तो जब ये बेबी हमारे पास आया था, मदर को डिलीवरी के लिए हमने बहुत जल्दी लिया, क्योंकि जैसा कि मैडम ने बताया कॉर्ड प्रोलैप्स की सिचुएशन थी। सिचुएशन में अगर डिलीवरी इमीडिएट नहीं होती है तो बेबी का डेथ पेट के अंदर ही हो जाने की चांसेस रहते हैं। तो नंबर 1 हमारा एम था कि हम फास्ट डिलीवरी करें, और नंबर 2 जैसा मैडम ने बताया बच्चे की हार्ट रेट ऑलरेडी कम हो चुकी थी अंदर। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चा जब डिलीवर हुआ तो वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट में डिलीवर हुआ। तो ऐसे में अगर हमारे पास पूरी टीम नहीं होती है जो बच्चे को रिवाइव करवा पाए, तो देन बेबी उस समय भी मे हैव डेथ, और लॉन्ग टर्म बच्चे को प्रॉब्लम्स हो सकती है डेवलपमेंट की। तो जैसे ही हमें पता चला बेबी आ रहा है, वी वेर प्रिपेयर्ड, हमारी एक टीम न्यूनेटोलॉजिस्ट, 2 पीडियाट्रिशियन, न्यूनेटल नर्सेज, वी वेर ऑल प्रिपेयर्ड इन दी OT। बेबी जब डिलीवर हुआ जनरल एनेस्थेशिया देना पड़ा, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, वी वांट टू डिलीवर वेरी फास्ट। तो जैसा कि मैडम ने बोला 3 मिनट में OT एंड 3 मिनट में बेबी आओ। सो जनरल एनेस्थेशिया देना पड़ा, वो भी एक हाई रिस्क फैक्टर होता है, और बेबी की धड़कन ऑलरेडी कम थी, वो भी हाई रिस्क फैक्टर है। तो बेबी जन्मने के बाद ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था, रोया नहीं। उसके लिए हमारी टीम वहाँ रेडी थी, हमने उसको ऊपर से सांस दी, बच्चे को स्टेबल किया। स्टेबल करने के बाद हमने बच्चे को NICU में शिफ्ट किया। बच्चा समय के काफ़ी पहले हुआ था, तो जितना मैच्योरेशन एक टर्म बेबी का 3 किलो के बच्चे का होता है, ये बेबी जो ऑलमोस्ट 30 वीकर था, 7 महीने पे पैदा हो गया, उतनी मैच्योरेशन उसके किसी भी ऑर्गन की नहीं होती है, इंक्लूडिंग हार्ट, लंग्स, ब्रेन, किडनीज। तो ये सारे ऑर्गन्स को हमें अच्छे से मॉनिटर करना पड़ता है, और उसकी मैच्योरेशन के हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। प्लस एक और रिस्क फैक्टर था कि जन्म के बाद रोया नहीं, फीटल डिस्ट्रेस में था बेबी, तो उसके लिए इसका जो स्पेशल केयर रहता है वो हमने NICU में किया। तो NICU में बेबी को हमने लगभग 10 दिन तक रखा, एंड बेबी रिकवर्ड सो वेल। उसके बाद हमने उसको स्टेप डाउन में कुछ दिन तक रखा, एंड नाउ द बेबी इज़ विथ यू। वी आर वेरी हैप्पी विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। वो भी अच्छे से बढ़ रहा है, एंड जो टाइम समय समय पे करना चाहिए वो बिल्कुल वैसे ही कर रहा है, डिस्पाइट वो पहले पैदा हुआ है, 30 वीक पे पैदा हुआ है, और जन्म के समय ऐसा कुछ एक इवेंट भी हुआ था। बट जो प्रॉपर केयर, टाइमली केयर प्रोवाइड की गई उसको उस टाइम पे, उसके बाद से बेबी का इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा हुआ, एंड नाउ द रिजल्ट इज़ विथ अस। थैंक यू। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप सोचो, ये आर्मी जैसा सिचुएशन आ गया कि जब कोई भी इमरजेंसी आती है तो उसको रिफ्लेक्स लेवल पे काम करना पड़ता है, इसमें सोचने का भी टाइम नहीं होता है। तो ऐसी फैसिलिटीज़ डॉक्टर पंकज ने आज हमें उपलब्ध करके दी है वोकहार्ट में, क्योंकि हम जब बोलते हैं कि ऐसा पेशेंट आया है तो उसको बिल्कुल 3 मिनट के अंदर OT में पहुंचाना, एनेस्थेटिस्ट का उधर उपलब्धि होना, सब कुछ इक्विपमेंट साथ में होना, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वोकहार्ट ने आज दिया है, जिसकी वजह से इवन डॉक्टर्स कैन वर्क टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज एंड गिव रिजल्ट। सो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी डॉक्टर पंकज जी का। सिमिलरली इस तरह की डिलीवरी में एक अकेला बंदा डिलीवरी करवा के बेबी को रिसीव नहीं कर पाएगा। सो आई वॉज प्रेजेंट विथ 4 ऑफ आर टीम मेंबर। मैं थी, मेरे साथ 2 पीडियाट्रिशियन थे, और हमारे ट्रेंड न्यूनेटल नर्सेज थे, क्योंकि बच्चे को वहाँ पे एकदम विदिन 1 मिनट हमें रिवाइव करवाना ही है। सो टीम वर्क इज़ रिक्वायर्ड, इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड, और जो हमारा लेवल ऑफ NICU है जहाँ पे सारे की तरह के इक्विपमेंट है, इंक्यूबेटर है, वेंटिलेटर है, हाई फ्रिक्वेंसी वेंटिलेशन, एडवांस वेंटिलेशन है, सारे तरह के प्रोसीजर की जो सुविधा है वो अवेलेबल थी। सो हमें पता है कि हम बेबी को एकदम जस्टिफाइड ट्रीटमेंट दे पा रहे थे, और इसीलिए बेबी काफ़ी जल्दी रिकवर कर पाया। प्रोसीजर वो रेगुलर तो सीजरियन सेक्शन बिल्कुल रेगुलर लगा, तो भी देर आर टेक्निकली डिफरेंट वे टू अप्रोच इट, बिकॉज जब 7वें महीने का हम सीजरियन सेक्शन करते हैं तो नॉर्मली हम सीजरियन का दूसरा नाम क्या है, LSCS, लोअर सेगमेंट सीजरियन सेक्शन। तो ये जो लोअर सेगमेंट होता है ये 7वें महीने के बाद फॉर्म होता है। इनके केस में ये फॉर्म ही नहीं हुआ था, तो बहुत बार ब्लैडर उधर मिलता है, उधर तो इंसिजन काफ़ी टाइम ऊपर चला जाता है। तो ये टेक्निकली बहुत डिफरेंट होता है जो हम 9वें महीने में सिजेरियन करते हैं, और इसमें बहुत अलग तरीके से उसको किया जाता है। You have done this first of its kind, first time? No, I have done quite a few of this. Such procedures. Yes.
तो ये इसका आप कॉजेस बता सकते हो कि ये क्यों होता है और उसको प्रिवेंट कैसे किया जाना चाहिए? सो कॉर्ड प्रोलैप्स जैसी सिचुएशन तब आएगी जब हेड फिक्स नहीं है और पानी छूटेगा। नॉर्मली कोई भी डिलीवरी में बच्चे का हेड या कभी कभी बटक्स होते हैं, वो जाके नीचे का हिस्से में समा जाते हैं, बट जब ये नहीं होगा तो डेफिनेटली कॉर्ड वहाँ पे जा सकती है। तो ये कौन से सिचुएशन में हो सकता है? एक तो प्रीटर्म, जैसे इनके केस में था कि समय से पहले ही बच्चे को चांस ही नहीं मिला कि वो जाके वहाँ पे फिक्स हो या हेड जाके वहाँ पे लगे, वो चांस नहीं मिला। तो प्रीटर्म डिलीवरीज में कॉर्ड प्रोलैप्स का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। दूसरी बात है, हम बोलते हैं कि कोई एनोमली है, यूट्रस में कोई एनोमली रहती है जिसके वजह से बेबी कभी वो पोजीशन में नहीं आ सकता, या ट्विन्स रहते हैं कब बहुत बार, तो ट्विन्स होते हैं वो कभी भी वो सही पोजीशन में नहीं आ सकते, प्लस 2 कॉर्ड्स रहते हैं, 2 प्लासेंटा रहता है, तो वहाँ पे कॉर्ड प्रोलैप्स का चांस बढ़ जाता है। अभी प्रीटर्म का भी रिस्क बहुत बढ़ जाता है जब ट्विन्स होते हैं या कोई भी इन्फेक्शन हो गया हो, या बहुत बार कोई साथ में कोई बीमारी हो, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, इन लोगों में प्रीटर्म डिलीवरी का भी चांस बढ़ता है। तो हम जैसे जैसे देख रहे हैं कि आजकल प्रीटर्म या जल्दी डिलीवरी होने के भी चांसेस बढ़ गए हैं, तो ये भी एक ट्रेंड देखा जाता है। तो उसके साथ ही कॉर्ड प्रोलैप्स होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मदर को कोई प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि ऐसा कुछ ना हो? ऐसे प्रिकॉशंस तो नहीं है, पर डेफिनेटली एडिक्वेट रेस्ट है, या कोई भी मेडिकल कंडीशंस है जिनकी वो दवाई ले रही है, उनको अच्छे से मॉनिटर करना ऐसे सिचुएशन में ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ें उनको करनी चाहिए। अच्छा मॅडम, आता आपण सांगितलं की 9 महिन्यापर्यंत जेव्हा प्रसूती होत नाही बाळाची, तोपर्यंत जी नाळ असते त्या नाळेच्या द्वारे बाळाला कधी पोषक तत्व किंवा अन्न पुरवठा होत असतो. आता ही केस आहे की 7व्या महिन्यामध्ये प्रसूती झालेली आहे, अशा वेळेला बाळाचं पोषण कसं झालं? 9 महिन्यापर्यंत आईच्या बरोबर आहे. तर अशा वेळेला तुम्हाला माहितीच आहे की जेव्हा लवकर डिलिव्हरी होते तर त्या बाळांना काचेची पेटी किंवा NICU मध्ये लागतं, आणि NICUची टेक्नॉलॉजी आता इतकी चांगली झालेली आहे आणि इतकं चांगल्या प्रकारे बाळाचं तिथे संगोपन केलं जातं की इट इज लाईक अ आर्टिफिशियल वूम फॉर दॅट बेबी, की जे बाळाला पोषक तत्व बाहेर आईच्या पोटात मिळणार होती, गर्भात मिळणार होती, ती आता त्यांना NICU मध्ये मिळतात. आणि त्याच्यासाठी भरपूर सारे हाई एंड इक्विपमेंट्स आहेत, जसं आमच्या जैसे क्या करते हैं ना NICU में बेबी को लेने के बाद, सी अभी जो बच्चा 30 वीक पे पैदा हुआ है, 40 वीक्स पे नहीं हुआ, यानी कि टर्म नहीं है, छोटा है, तो उसको हम दूध चालू नहीं कर पाएंगे। दूध चालू करेंगे तो वो उसका जो एब्डोमेन है, GI सिस्टम है, वो अभी मैच्योर नहीं हुआ है, वो सहन नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में हम उनको पहले चालू करते हैं समथिंग कॉल्ड एज TPN, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, और पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन। इसमें हम सब कुछ कैलकुलेट करते हैं कि इस बच्चे का इतना वेट है, इतना जेस्टेशन है, अगर ये मम्मी के पेट में रहता तो इसको इतनी कैलोरीज मिलती, इतना प्रोटीन मिलता, इतनी लिपिड्स मिलती, इतना कैल्शियम जाना चाहिए, इतना फॉस्फोरस जाना चाहिए। वो सारे कैलकुलेशन करके हम उनका डेली बेसिस पे सुबह शाम दोनों टाइम पे फ्लूइड को एडजस्ट करते हैं, जो उसको हम लोग IV के थ्रू देते हैं, वो TPN देते हैं, जिससे उसका न्यूट्रिशन, और हम ट्राई करते हैं कि जो मदर के पेट में उसको जितना न्यूट्रिशन इस टाइम पे मिलना चाहिए था वही हम उसको दें। और ये काफ़ी अच्छे से कैलकुलेट करना पड़ता है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग्स टू कैलकुलेट, क्योंकि मदर्स होम को रेप्लिकेट करना इट इज़ नॉट ए इजी टास्क। तो वो करते हैं, फिर धीरे धीरे हम उसका दूध भी चालू करते हैं, और वो दूध हम धीरे 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 बढ़ाते हैं, और ऐसे टाइम पे धीरे धीरे हम उसका TPN जो हमने बोला टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन वो कम करते हैं। और एक टाइम पर जब बच्चा थोड़ा मैच्योर हो जाता है, धीरे धीरे हम उसको कन्वर्ट करते हैं कि वो पूरा दूध पे आ जाए। तो यही करने में थोड़ा समय जाता है बच्चे को, इसीलिए हम 14-15 डेज धीरे धीरे स्लोली न्यूट्रिशन बढ़ाते रहते हैं। फक्त न्यूट्रिशनच नाही तर जे गर्भाशयातलं इन्व्हायरमेंट आहे ते देण्याचा प्रयत्न असतो, तर त्यामुळे जे टेम्परेचर आहे बाळाचं तसं मेंटेन केलं जातं। तुम्ही या NICUत बघितलं तर हे आपल्यासारखे ब्राईट लाईट्स नसतात। एकदा मी डॉक्टर नीतूंना विचारलं की तुम्ही लाईट्स नाही आहेत इथे, म्हणजे कमी, तर ती म्हणाली नाही, लाईट्स आत्ता बाळाला द्यायचे नसतात,
जेव्हा बाळ आईच्या पोटात आहे तेव्हा त्याला एवढ्या लाईटचा त्रास होऊ शकतो, म्हणून त्या प्रकारे इवन लाईट्स पण आपण तसे केलेले असतात. तर अशा प्रकारे आर्टिफिशियल वूम्ब किंवा आर्टिफिशियल गर्भ बाळासाठी हा NICU द्वारा दिला जातो. सो बेसिकली NICU में क्या करते हैं हम, हमारा जो NICU है वो खाड़ में ये लेवल 3B NICU है. सो वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ NICU लेवल 1 होते हैं, 2A 2B होते हैं, 3A 3B होते हैं. तो हमारा NICU जो है लेवल 3B है. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स या फिर कॉम्प्लेक्स इंटरवेंशंस है या फिर जो अपने इक्विपमेंट है वो सब अवेलेबल है. सब कुछ बेड साइड हम करते हैं. साथ में हम इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि बच्चे को जो है उसका सूटेबल इन्वायरमेंट मिले. जैसा कि मैडम बोल रहे थे, हमारी लाइट जो होती है NICU में इट इज़ नॉट नॉर्मल लाइक दिस. वो डिमेबल लाइट होती है, हम उसको स्लो धीरे करते हैं, बच्चे के नींद के हिसाब से, उसके रेगुलेशन के हिसाब से हम चेंज करते हैं. NICU में जनरली साउंड बहुत कंट्रोल्ड रहता है. NICU में हम बच्चे को जो न्यूट्रिशन देते हैं वो कंट्रोल रहता है. कुछ स्पेशल जैसे KMC जैसी चीज़ें होती हैं, ये सबको हम लोग डेवलपमेंटली सपोर्टिव केयर बोलते हैं एज ए होल, दिस होल थिंग. तो NICU का इन्वायरमेंट, कुछ चीज़ें जो बच्चे के डेवलपमेंट में हेल्प करे, इसका बहुत ध्यान रखा जाता है. और ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है, क्योंकि ये जो 2 महीने का टाइम बच्चा पहले आ गया है तो उसके ब्रेन को इसका इम्पैक्ट ना पड़े, इसकी पूरी कोशिश की जाती है कि हम कोशिश करें कि माँ के अंदर उसको जो इन्वायरमेंट मिल रहा था हम वही इन्वायरमेंट प्रोवाइड किए. NICU में जनरली हम 40 dB से ज़्यादा साउंड नहीं रखते, मतलब विस्परिंग साउंड से ज़्यादा बड़ा साउंड नहीं, लाइट नहीं, किसी भी मोबाइल्स आर ऑन दी साइलेंट मोड, कुछ भी आवाज़ नहीं. मदर्स को हम KMC सिखाते हैं, कंगारू मदर केयर, जहाँ पे मदर बच्चे को स्किन पे लेके रखती है ताकि उसको वो फील मिले. बच्चे जब पेट में थे तो मदर का फील रहता था, मदर की हार्ट बीट सुनती थी, मदर का टच मिलता था, मदर की स्मेल मिलती थी, तो वो सारे गुण उसको मिले. इसके जब बच्चा एकदम छोटा रहता है, इनफैक्ट CPAP में भी जब बच्चा था तब से हमने उसको कंगारू मदर केयर चालू कर दिया. तो हम फैमिली सेंटर्ड केयर प्रोवाइड करते हैं. मतलब ऐसा नहीं कि बेबी NICU में है, हम देख रहे हैं मदर फादर आर टोटली डिटैच्ड विद द बेबी. तो फैमिली सेंटर्ड केयर है जहाँ पे मदर्स को, पेरेंट्स को भी उस केयर में इन्वॉल्व किया जाता है ताकि वो भी कॉन्फिडेंट फील करे, वो बच्चे से मिले, इससे बच्चे के साथ उनका इमोशनल अटैचमेंट होता है और बच्चे को वो डेवलपमेंट, वो सेंसेशन मिलता है, वो सेंसरी डेवलपमेंट होता है जिससे कि ये सारी चीज़ें उसकी बराबर डेवलप करें. तो ऐसा हम करते हैं. आणखी एक प्रश्न आहे माझा, त्या मुलाची जी मुलाचा जन्म जो झाला आहे तो नॉर्मल नाही आहे, ॲबनॉर्मल आहे, तर त्याची आता वाढ जी होईल ती नॉर्मल मुलांसाठी थोडं. आता बाळाने, आता जसं आपण बघितलं तर बाळाने त्याचा वेट गेन चांगलं केलेलं आहे. पहिले जे 3-4 महिने असतात ते नेहमीच क्रुशियल असतात, पण आता बाळाचे माइलस्टोन्स जे आम्ही डिस्कस केलेले तर बाळाने चांगले माइलस्टोन्स दाखवलेले आहेत. आणि हे आपण याचं श्रेय आपण डॉक्टर नीतूंना देऊ शकतो की त्यांनी इतकं ते स्ट्रिक्टली व्यवस्थित सगळं बघितलं आणि आता बाळ आपण खरंच म्हणू शकतो की बेबी इज डुईंग वेल. सो जनरली ये बेबीज़ जो प्रेटम होते हैं वो एट हाई रिस्क होते हैं कि उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट बराबर नहीं हो, जो आपका सवाल था. तो इसीलिए जो हम इनिशियली उसका न्यूट्रिशन कैलकुलेट करके हम चालू करते हैं, देन वो हम उसको कन्वर्ट करते हैं ओरल फीड्स में, मदर्स मिल्क में. एंड आर हॉस्पिटल लाइक वी ट्राई कि सब बच्चों को मदर्स का मिल्क मिले, ब्रेस्ट मिल्क मिले, और उसके बाद हम उसकी ग्रोथ मॉनिटर करते रहते हैं और उस हिसाब से उसको सारे कैलोरीज और न्यूट्रिशन देते हैं. जनरली प्रीटम बेबीज़ 10-15 दिन के बाद वेट गेन करना चालू करते हैं एंड उनके वेट गेन के पैटर्न के हिसाब से हम उनको उतना न्यूट्रिशन, एक्स्ट्रा कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं. सो दिस बेबी, उसका हम ऐसे ग्रोथ चार्ट मॉनिटर करते हैं. वी मॉनिटर इट एवरी 2 days, वी मॉनिटर ऑन द ग्रोथ चार्ट. वो भी कौन सा ग्रोथ चार्ट, जो पेट में बढ़ने वाला ग्रोथ चार्ट था कि पेट में ऐसी बढ़त होनी चाहिए थी, बाहर हो रही है कि नहीं, उसके हिसाब से करते. तो उसके हिसाब से बच्चे का वेट गेन हम मॉनिटर करते हैं एंड डेवलपमेंट के हिसाब से उसको उतना सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है. तो ये बेबी का सब कुछ उस हिसाब से किया गया. 4-5-6 महीने में ही मस्ट हैव गॉन फॉर एग्जामिनेशन टू द गायनेकोलॉजिस्ट. एट दैट टाइम नथिंग इज डिटेक्टेड. नहीं नॉर्मली बताया था. मतलब जो डॉक्टर उषा हॉस्पिटल में शार्दुल सुशील है, उन्होंने बताया था कि मतलब सब नॉर्मली था, सब कुछ. मतलब 9th मंथ में डिलीवरी होने वाली थी, तो अचानक से ऐसा सिचुएशन आ गया कि प्रीटर्म बहुत बार प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट है कि हम ये नहीं बोल सकते कि ये पेशेंट को, जैसे ट्विंस में आपको पता होगा कि ट्विंस में हमेशा प्रीटर्म के चांसेस होते हैं. किसी लेडी का हिस्ट्री रहता है कि प्रीटर्म डिलीवरी होता है पहली बारी, तो सेकंड बारी में प्रीटर्म होने का चांसेस रहता है. इनके केस में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके वजह से डॉक्टर्स प्रेडिक्ट कर सकते थे.
तो प्रीटर्म डिलीवरी की रिस्क हर लेडी में है, इसलिए हर लेडी को वो प्रेगनेंसी के टाइम पे जितना वो आहार जाना चाहिए, जैसे ट्रीटमेंट लेनी है या जितना उनको रेस्ट लेना है, वो सब करना ही है। बट डिस्पाइट दैट ऑल्सो, विदाउट एनी रीजन ऑल्सो देर आर केसेस जहाँ पे प्रीटर्म लेबर हो सकता है, प्रीटर्म डिलीवरी का चांसेस रहता ही है, और वो हर लेडी को होता है। आप अपना एक्सपीरियंस कुछ बता सकते हैं स्टार्टिंग से एंड तक? मतलब पहले तो नॉर्मली मेरे को 9th मंथ में बेबी होने वाला था, मतलब जो जैसे अपन जाते हैं ना डॉक्टर में रेगुलर चेकअप और उसमें, पर अचानक से मेरी वाइफ को पेट में मतलब दर्द शुरू हो गया। तो जहाँ पर मेरा रेगुलर उषा हॉस्पिटल है यहाँ पर, वहाँ पर डॉक्टर के पास चेकअप और रेगुलर सब चालू ही था। तो 7th मंथ में उनको पेट में थोड़ा दर्द होने लगा, तो हम एक बार रेगुलर चेकअप के लिए गए, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा केयर करो। मतलब फिर 2 दिन बाद उन्होंने बताया कि 2 दिन बाद आप आके वापस फिर से दिखा के जाओ, अगर कुछ पेन होता है तो हम कुछ आगे डिसीजन लेंगे। तो जब 2 दिन बाद मैं और मेरे वाइफ गए हम उधर, तो उन्होंने बोला कि अभी ये मतलब अभी लेबर में आपकी वाइफ, तो अभी मतलब बेबी को डिलीवरी हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सोचना पड़ गया कि 7th मंथ में कैसे हो सकता है, इसलिए फर्स्ट टाइम था 7th मंथ में, मुझे भी आइडिया नहीं था कि 7th मंथ में डिलीवरी हो जाती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो थैंक करना चाहूँगा कि उषा हॉस्पिटल के डॉक्टर शार्दुल सुशील ने, उन्होंने मुझे वोकार्ड हॉस्पिटल रेफ़र किया। फिर उन्होंने जैसे बताया तो ऑन द स्पॉट उन्होंने एम्बुलेंस बुलवाया। जैसे एम्बुलेंस बुलाया तो जो गर्भ में बच्चा था, जो वॉर्म मैडम ने बात किया, तो वॉर्म ब्रेक हो गया, मतलब जो वहाँ पर से पूरा पानी वहाँ पर हॉस्पिटल में ही बोरली में ही डिस्चार्ज हो गया था। फिर वही सिचुएशन में विद इन 5 मिनट्स में मतलब ये वोकार्ड हॉस्पिटल की एम्बुलेंस आ गई, फटाक से हमको वहाँ से यहाँ से मिराड लेके गए हम लोग। वहाँ पर मैडम ऑलरेडी रेडी थे, मतलब राजेश्री मैडम उधर रेडी थे। फिर जैसे हम वहाँ पहुँचे मतलब उन डॉक्टर्स ने इनको पूरा सिचुएशन बता दिया। हाँ, यहाँ पर तो कॉल आ गया था हमारे पास। सर ने मुझे पहले ही बताया, मतलब बोला कि बहुत अर्जेंट है, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि किधर। तो फिर उन्होंने मुझे वोकार्ड हॉस्पिटल सजेस्ट किया, तो उन्होंने ठीक है कि वोकार्ड हॉस्पिटल आप बोलो। फिर उधर मैं जैसे उन्होंने कॉल कर दिया, विद इन 5 to 10 मिनट एम्बुलेंस भी आ गई और उसको मेरी वाइफ को उधर से लेके गए। पर बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन था, क्योंकि लिए जो वार्म पानी जैसे डिस्चार्ज हो गया तो पूरा अंदर बच्चा हिल नहीं सकता। फिर जैसे वहाँ पहुँचे तो मैडम और उनकी टीम सब अम्बिलिकल कॉर्ड भी ब्रेक भी हो चुका था। जब वाटर ब्रेक होता है ना, तभी फोर्स के साथ वो कॉर्ड भी बाहर आता है। बाहर आता है मतलब वो टूट जाता है? मतलब नहीं, टूटता नहीं है, वो बाहर आ जाता है, बट वो बाहर आके दबने के चांसेस रहते हैं। तो फिर आपका हाँ, पूरा जो न्यूट्रिएंट्स जैसे आपने बताया, तो वो सप्लाई बंद हो जाता है। तो जैसे हम वहाँ पहुँचे तो मैडम और उनकी टीम सब रेडी थी। फिर वहाँ पहुँचे तो फिर जो उन्होंने तुरंत ही, मतलब बहुत हाई रिस्क पे ही था पूरा बच्चा और उसकी माँ, पूरे हाई रिस्क पे, क्योंकि वो 7th मंथ हम लोग भी कुछ रेडी नहीं थे कि अचानक से ऐसा सिचुएशन आ गया। तो एकदम टाइम पे उन्होंने डिलीवरी किया, मैडम राजेश्री मैडम ने और नीतू मैम ने बहुत अच्छे से केयर करके बच्चे को सक्सेसफुली डिलीवर कर दिया। बिल तो सर मेरा सवाल ये है, अगर किसी महिला को ये प्रॉब्लम घर पे हो जाती है और आपने बोला कि ये हॉस्पिटल तुरंत जाना चाहिए, घर से हॉस्पिटल जाने के बीच में अगर टाइम लगता है तो महिला को क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो हम बहुत बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं, तो कॉर्ड प्रोलैप्स अगर डायग्नोज हो गया है तो हम बोलते हैं कि तुम हेड लो पोजीशन में आओ, या तभी वो डॉक्टर को बोलते हैं कि आप उसका ब्लैडर फुल करके भेजो। मतलब ब्लैडर फुल होता है ना, तो अपने आप वो कॉर्ड थोड़ा सा पीछे हट जाता है, तो इसलिए ब्लैडर में कैथेटर डाल के हम उसको फुलाने के लिए बोलते हैं। तो उसके वजह से थोड़ा सा ऊपर खींच सकता है उसको, या तो हेड लो पोजीशन में वो पूरा बाहर नहीं आएगा, तो इसकी वजह से वो स्टिमुलेट नहीं होगा। क्योंकि 2 चीज़ होती है, एक तो कॉर्ड कंप्रेस होना इज़ डिफरेंट, बट ज़्यादातर केसेस में रिफ्लेक्स के वजह से वो स्पैज़म में जाता है और उसकी वजह से ब्लड फ्लो कट ऑफ होता है। तो ये 2 चीज़ें कर सकते हैं। बहुत बार मैंने देखा है लेडीज़ को समझ में नहीं आता कि पानी छूटा है कि नहीं छूटा है, उनको लगता है कि यूरिन ही हो रहा है मुझे। तो ऐसे केसेस में किसी भी लेडी को लग रहा है कि पानी जैसा लग रहा है या ट्रिकल हो रहा है, तो वो पैड लेके भी देखेंगे, और अगर वो गीला हो रहा है तो वो खुद बता सकेंगे कि उनका पानी छूटा है। थैंक यू।
कि जब भी हम कोई भी सिचुएशन है उसमें पेरेंट्स को भी बताते हैं, तो इनके जो हस्बैंड है उन्होंने रीता जी हमेशा हर चीज के लिए ये दिखाया। इनका ये था कि मेरे लिए ट्रस्ट एंड बिलीव, हाँ, एंड हर जो भी मैं ट्रीटमेंट बताती थी कि इतना दिन लगेगा, ये टाइम लगेगा, ये ट्रीटमेंट लगेगा, ही वॉज ऑलवेज कि यस मैडम बच्चे के लिए बेस्ट कीजिए, मेरे को बच्चे का बेस्ट आउटकम चाहिए। एंड लिटरली दे वर लाइक, मैंने बोला KMC लेना है, मदर 2 सेकंड 3rd डे से KMC लेने आती थी और बहुत मतलब एक्टिवली इन्वॉल्व थे ये बच्चे के केयर में। तो इन्होंने भी बहुत, क्योंकि प्रीटर्म बर्थ इटसेल्फ इट्स स्ट्रेस, वो भी स्ट्रेस में थे, और उसके बावजूद उन्होंने काफ़ी अच्छे से साथ में हमारे साथ ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व रहे। मैं नीतू मैम और राजेश्री मैम की बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उसने बहुत मेरा अच्छे से मेरे बच्चे का जीवन दान दिया है, सच में दोनों ने। थैंक यू।